गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 3, हिंदी की विविध विधाओं के शिक्षण की विधियों का परिचय और उपयोग। हिंदी की विविध विधाएं हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 में आपको याद होगा कि परंपरागत विधाएं, आधुनिक विधाओं के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज इकाई 3 में इन्हीं विधाओं का परिचय और उनका क्या उपयोग है, उनको क्यों पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3.1 की। इसमें लिखा है माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण की उपयोगिता। 3.1 आपका ये है कि हम गद्य शिक्षण क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है गद्य शिक्षण करने की, तो उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि गद्य की शुरुआत बहुत बाद में हुई। आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत हुई, उससे पहले पद्य ही चलते थे, यानी कविताओं के ही द्वारा बातें की जाती थी, रखी जाती थी वो। तो जो आम आदमी का जो बोलचाल की जो भाषा थी उसमें साहित्य की रचना बहुत देर से हुई हो। तो गद्य और पद्य में एक कहा जाए कि अंतर जो होता है, वो कुछ विद्वानों ने कहा है कि क्या अंतर क्या होता है भाई, गद्य और पद्य में क्या अंतर है भाई। गद्य के माध्यम से भी अपनी बातें कहते हैं, पद्य के माध्यम से भी अपनी बातें कहते हैं वो। तो एक डॉक्टर रेनी है, वो कहते हैं कि कविता जो है बौद्धिक सृजन करती है और गद्य जो है बौद्धिक निर्माण करता है। रेनी कहते हैं कि कविता बौद्धिक सृजन करती है और गद्य जो है बौद्धिक निर्माण करता है। अब बात आएगी कि भाई सृजन और निर्माण में अंतर क्या है। वो एक कविता तो बौद्धिक सृजन करती है, निर्माण तो। अब सृजन और निर्माण में अंतर का, सृजन यानी क्रिएटिविटी, निर्माण करना यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो हमने बात करते कल हम चर्चा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना, संरचना करना। वो तो क्रिएटिविटी या सृजन और निर्माण में क्या अंतर है, अभी हम ये बात देखते हैं। तो जैसे सृजन क्या होता है, मान लीजिए किसी एक घर बनाना है आपको। वो तो जो घर बनाने से पहले हम सोचते हैं कि हाँ घर कैसे बनाया जाएगा भाई, कहाँ पे टॉयलेट होगा, कहाँ पे किचन होगा, कितने रूम होंगे, बालकनी कितनी होंगी, किधर होगी, गेट किधर होगा। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जब हम घर बनाते हैं तो उसका एक हम मैप तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं वो। तो वो जो नक्शा तैयार करना है वो सृजन है। वो उसको हम क्रिएटिविटी कहेंगे। वो आप उसको क्रिएट करते हैं, उसको सृजन करते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ कैसे रहे, खिड़की किधर होगी, एसी कहाँ रह गया, बालकनी, सभी जो जितने भी आप बनाएंगे, मैप बनाएंगे, तो वो कहलाता है सृजन। लेकिन जब वास्तविक में घर बनने लगता है, जब वहाँ पे सीमेंट जुड़ने लगता है, जब ईंट जुड़ने लगती है, सीमेंट जुड़ने लगती है, खिड़कियाँ लगने लगती हैं, तो उसको कहा जाता है कि निर्माण। तो ये हो गया सृजन और निर्माण में अंतर। तो वही कह रहे हैं, डॉक्टर रेनी कहते हैं कि कविता जो है बौद्धिक सृजन करती है। यानी जो कविता क्या कहते हैं कविता कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कवि जो है कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, वो सृजन करता है, वो अलग अलग चीज़ें अपने दिमाग में लाता है वो। और गद्य जो है उसका बौद्धिक निर्माण करता है वो, यानी कि जो सृजन हो जाती है उसको लिखने के काम करता है वो बहुत सारी चीज़ें देखिए। तो आप जो गद्य में देखेंगे, आप जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, हम उसको लिखने लगते हैं वो। इसलिए देखिए आप, हम जब आधुनिक काल की बात कर रहे थे तो आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस काल में एक आम आदमी की बातों को साहित्य में सम्मिलित किया जाने लगा। इससे पहले ये नहीं होता था वो। इससे पहले आपने देखे होंगे कि भाई वीरों की कहानी होती थी, भगवान की कहानी होती थी। जो आम आदमी की कहानी जब आने लगी, चाहे वो प्रेमचंद्र लेकर आए, चाहे जो शंकर प्रसाद लेकर आए, चाहे वो राजेंद्र कुमार लेकर आए, वो तो वो आधुनिक काल से ही शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम गद्य विकसित हो गया। जब गद्य होगा, आम लोगों की बोलचाल की भाषा गद्य ही थी, इसीलिए वो आपका आधुनिक काल, क्या कहते हैं, गद्य, हाँ मतलब कि आधुनिक काल में क्योंकि गद्य की शुरुआत हुई और आम व्यक्ति भी गद्य में ही बातचीत करता था, अपना दैनिक जीवन करता था, इसलिए इसमें लिखने की शुरुआत हुई आधुनिक काल से वो।
तो ये एक बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि गद्य और पद्य में मुख्य अंतर क्या है वो। दूसरी बात एक आती है कि गद्य आया कहाँ से। तो गद्य जो शब्द है संस्कृत भाषा की गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। यानी कि नाम से एक हो रहा है कि स्पष्ट कहना। यार कविता में कोई भी बात कही उतनी स्पष्ट नहीं हो जाएगी। आप कविता समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको गद्य में या किसी लिखी हुई चीज़ हो उसको बड़े इजीली समझ जाते हैं वो। तो वही कह रहा है कि गद्य का जो एक रूप है, जो अर्थ है गद्य धातु का, उसका तो स्पष्ट कहना। कविता में घुमा फिरा कर थोड़ा अलंकारिक बना के किया जाता है, लेकिन जब हम कहानी और कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो एक सरल भाषा में होती है वो। तो ये हो गया आपका कि गद्य कहते किसे हैं, गद्य की क्या परिभाषा है क्या। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। यानी कि हम बच्चों को हिंदी गद्य क्यों पढ़ाते हैं, क्या उसका उद्देश्य है पढ़ाने का वो। क्यों नहीं, हमने कविता ही क्यों नहीं पढ़ाते, हम गद्य क्यों पढ़ाते हैं वो। तो उसके उद्देश्यों की बात करते हैं हम। तो कुछ उद्देश्यों को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसका स्नैपशॉट खींचकर भेज भी दूंगा। जैसे कुछ उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों को हिंदी गद्य खंडों का शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता विकसित करना, ये उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग लेसन प्लान पढ़ाएंगे तो बनाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो हम देखेंगे वहाँ बात हम करेंगे आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए। आरोह अवरोह क्या होता है, अगर आप गद्य पढ़े होंगे देखते होंगे कहीं जो छोटी ई की मात्रा होती है वहाँ थोड़ी स्लो जल्दी बढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगी होती है तो वहाँ जोर से हम थोड़ा बल दे के बोलते हैं वो। या जहाँ कामा लगा होता है वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, जहाँ फुल स्टॉप होता है उससे थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं वो। तो वो जो शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता हमें होती है, हमें गद्य के द्वारा ही विकसित होती है। और क्या उद्देश्य हो सकता है, दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों को नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। कि नवीन शब्दों का, जैसे आप गद्य पढ़ते हैं आपको अच्छे अच्छे अलग अलग शब्द मिलते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं वो, तो उससे आपको शब्द ज्ञान में भंडार होता है वो, ताकि आप उसको कभी भी उसका प्रयोग कर सके, लिख सकें। और क्या उसका हो सकता है कि विद्यार्थियों के वर्णों शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। आप जानते भी होंगे कि स और श खासतौर से इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, छोटा स बड़ा स मूर्धन्य स में हो, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करें, कैसे इसका उच्चारण करें वो। तो वो गद्य के माध्यम से हमें हमें क्या होता है कि उससे हम उसका उच्चारण ठीक कर सकते हैं हम। तो एक उद्देश्य ये होता है। और क्या उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यगत भावों और विचारों को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। यानी कि जो जो लिखा हुआ है गद्य में उसको हम सुने, उसको पढ़ें और उसको विचार ग्रहण करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आम व्यक्ति जो बातचीत करता है वो गद्य के में ही रूप में बात करता है, कोई कविता के रूप में बात नहीं करता है। तो अगर आप वो विचार ग्रहण करना शुरू कर लेंगे तभी आप समाज में जब भी जाएंगे तो लोगों को सुन के उनके बातों का अर्थ ग्रहण कर लेंगे वो। तो ये कह रहा है वो। और कह रहा है कि और क्या उद्देश्य हैं गद्य शिक्षण के, वो कह रहा है कि विद्यार्थियों में चिंतन में स्पष्टता, संगतता एवं क्रमबद्धता उत्पन्न करना। यानी कि आप जब कविता हमें पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम कल्पना ज़्यादा होता है, सृजन होता है, जैसे हमने आप पढ़ा वो। लेकिन जब हम गद्य जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक क्रमबद्धता मिलती है, एक स्पष्टता मिलती है कि हाँ वो व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर हम कोई कहानी पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि हाँ इसने ये कहा, ये कह रहा है, क्लियर उसका बातें हो रही हैं। उसमें आपने एक क्रमबद्ध है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है वो। तो उसी के बात कर रहा है कि गद्य के माध्यम से एक स्पष्टता और संगतता बनी होती है वो। और क्या इसका उद्देश्य है, और उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति गंभीर सावधानी का भाव उत्पन्न करना। और आप अगर देखें कविता में देखें दोहा चौपाई जो भी देखें तो वहाँ कामा, सेमी कॉलन और पूर्णविराम का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन आप गद्य में देखिए तो वहाँ बहुत सारे मात्राओं का, बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग होता है वो। तो उसके द्वारा आप जो कहते हैं जो विद्यार्थी है वो सीख जाएगा कि कैसे हम कहाँ कौन से कामांश का प्रयोग करें वो। और गद्य शिक्षण का एक और उद्देश्य ये हो सकता है कि विभिन्न विधाओं को, जैसे आप देखिए कि पद्य में भी बहुत सारी हैं विधाएं, लेकिन जितनी विधाएं गद्य में हैं उतनी पद्य में नहीं है। गद्य में ही ऐसा नहीं केवल एक निबंध जैसा लिखा जाए। हमने पढ़ा कि एकांकी है, संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, कई सारे हम यात्रा विवरण है। तो सबका अलग अलग लिखने का शैली है वो, और जो वो शैली है वो उससे हम परिचित हो पाएंगे वो। तो वो हम जो भी चीज़ें लिखनी होगी या हमें बतानी होगी उस शैली में हम बता पाएंगे वो। तो ये एक एक बहुत अच्छी इसकी उसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के विभिन्न विधाओं से परिचित कराना, विभिन्न विधाओं के बारे में बताना कि हाँ एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संस्मरण और आपका क्या बोला जाए, या आत्मकथा, या एक क्या था, एक आत्मकथा था और मैं भूल रहा हूँ, हाँ जीवनी। तो आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर, तो वो सब चीज़ें हैं वो हमें गद्य साहित्य के माध्यम से ही पता चल सकता है। तो ये हो गया आपके हिंदी गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हिंदी गद्य शिक्षण हम विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाते हैं वो। तो ये बात हो गई हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य की। अब हम बात करते हैं कि गद्य शिक्षण की क्या उपयोगिता है। हमने गद्य जाना कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, पढ़ाने क्या उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि गद्य शिक्षण का क्या उपयोगिता है, माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण हम क्यों पढ़ाते हैं, क्या उपयोगिता है वह। तो क्या उपयोगिता, उपयोगिता में हम जैसे क्रम वाइज बात करें तो पहला अगर उपयोगिता देखा जाए कि पहली उपयोगिता यह है कि क्योंकि समाज में एक सामान्य बातचीत करने का जो तरीका है वो गद्य के द्वारा ही है वो। तो इसलिए हम गद्य माध्यमिक क्लास में माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम गद्य पढ़ेंगे तभी हम जाकर उसको व्यावहारिक रूप में आप समाज में प्रयोग कर पाएंगे वो। अगर आप उस बारे में पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे प्रयोग करना है हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में हम गद्य में ही बातचीत करते हैं, इसलिए गद्य पढ़ना हमें ज़रूरी है, इसलिए इसकी उपयोगिता है वह। दूसरा उसकी उपयोगिता हो सकता है कि क्योंकि हिंदी क्योंकि विभिन्न विषयों, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो विज्ञान हो, जो भी हैं सब वो क्या होती हैं, गद्य में होती हैं वो। इसलिए हमें गद्य हमें पढ़ाया जाता है वो, ताकि हम गद्य पढ़कर कैसे भाव ग्रहण करें, कैसे अर्थ ग्रहण करें उसको समझ में आ पाए हम, ताकि दूसरे विषयों को भी अच्छे प्रकार से हम पढ़ सकें। अगला है कि गद्य जो है वो पद्य के अपेक्षा आसान है वो। एक सामान्य बुद्धिलब्धि वाला बालक भी गद्य द्वारा कही गई बातों को अच्छी प्रकार समझ सकता है, पद्य में उसको मुश्किल होती है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, आप कोई कविता पढ़िए और कोई कहानी पढ़िए वो, तो कविता को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो क्या कहना चाह रहा है थोड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर कहानी पढ़ें तो वो इजीली समझ जाते हैं। जैसे अगर हम कोई भी अगर किसी भी कहीं से उदाहरण आप लीजिए, जैसे अगर मैं अभी उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी रामायण का था, उसमें मैं देख रहा था, उसमें लिख रहा था कि हाँ वो कहते हैं कि काज चुप साध रहे बलवाना। जामन जी कहते हैं हनुमान से, काज चुप साध रहे बलवाना। तो वैसे तो एक आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति हो समझ नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है, काज चुप साध रहे बलवाना। लेकिन अगर हमें एक आसान तरीके से अगर हम गद्य में कहा जाए कि हे हनुमान तुम इतने शांत क्यों, इतने चुप क्यों हो, क्यों नहीं इस बारे में कुछ कह रहे कि हाँ समुद्र को कैसे पार किया जाए या क्या किया जाए वो। तो वो बात है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम पद्य में जब
कोई बात कहते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो गद्य इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि एक आसान होता है, एक सभी व्यक्तियों को ये बड़ी आसानी पूर्वक समझ में आ जाता है। और गद्य पढ़ाने का या गद्य का शिक्षण की उपयोगिता यह है कि गद्य के द्वारा विचारों में क्रमबद्धता आती है। यानी हमें क्या बोलना है, हमें इसके बाद से क्या कहना है, हमें कौन सी बात को किस तरह से रखना है, उस वो क्रमबद्धता हमें गद्य से आती है। तो वो अगर गद्य की उपयोगिता यह है कि विचारों में क्रमबद्धता आता है वो। और क्या है इसकी उपयोगिता? इसका उपयोगिता अगला ये है कि गद्य के द्वारा व्यक्ति के भावों की गंभीरता में प्रचुरता मिलता है। क्या मतलब करना चाहे कि भावों की गंभीरता, यानी कि आप खुशी मन से बोल रहे हैं या चिल्ला कर बोल रहे हैं वो, या दुखी होकर बोल रहे हैं, वो गद्य के माध्यम से बड़े आसानी पूर्वक समझ में आ रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि क्या चुप साधे रहे बलवाना, अगर हम फिर वही उदाहरण लेते हैं तो इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मन से बोल रहे हैं। वो दुखी मन से बोल रहे हैं, वो खुशी मन से बोल रहे हैं, या वह गुस्से में बोल रहे हैं वो। लेकिन जब हम गद्य में, जब आप नाटक देखे होंगे, कहानी पढ़े होंगे या कोई एकांकी पढ़ते हैं, उसमें दिखा होता है कि वो चिल्ला कर बोला। तो चिल्ला कर बोला कि यानी कि समझ जाएंगे कि वो गुस्से से बोल रहा है वो। तो ये उपयोगिता ये है कि हाँ, जब बच्चे इसको पढ़ते हैं गद्य को, तो उसमें उनके भावों की गंभीरता को रखने के एक साधन मिल जाता है। अगला उपयोगिता यह है कि अ, विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय विद्यार्थियों को हो जाता है वो। जैसे कि क्योंकि आपने देखा, अभी हम बात करते हैं एकांकी, नाटक, सबका लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसी विभिन्न लेखन शैलियों को हम लिखने का क्षमता विद्यार्थियों में विकसित हो जाता है। अगला उपयोगिता आप यह कह सकते हैं कि गद्य साहित्य के माध्यम से तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी कि आप, जो बच्चा गद्य जानता है तो वो किसी भी बात को तर्कपूर्वक रख सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझता है। पद्य को समझने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन गद्य को समझता है, ऐसा अपनी बातों को तर्क शक्ति के रूप में रख सकता है, यानी तर्क शक्ति का उसका विकास होता है। ये कुछ उपयोगिता हो गई। तो 3.1 में यही था कि माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि गद्य क्या है, गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, हम बच्चों को गद्य शिक्षण क्यों पढ़ाते हैं, और उसकी क्या उपयोगिता है वो। तो 3.1 हम आज यहीं समाप्त करते हैं। मैं इससे संबंधित आपको जो नोट्स होंगे मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। नेक्स्ट कल चलेंगे, फिर हम 3.2 से शुरू करेंगे। थैंक यू।